नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का स्वागत है गरुड़ ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अजीज आज 29 तारीख का पेपर आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूं और देखते हैं कि आज का ये जो पेपर है ये आप सब के लिए कैसे लाभदायक सिद्ध हो सकता है। चलिए चलते हैं पेपर की ओर। पहला सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बच्चे ने भेजा था और उस सवाल को मैंने यहाँ पर आपके क्वेश्चन बैंक में डाल दिया। चलते हैं सवाल की ओर। एक संख्या को 5/3 से गुणा करने की बात हो रही है, लेकिन गलती से 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया जाता है। क्लियर हो रहा है? तो बोल रहा है कि यदि ऐसा हो गया तो परिकलन में त्रुटि का परसेंट क्या है। आप बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखिए। आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको दो संख्याएं लिखी हुई हैं, 5/3 और एक बार लिखा हुआ है आपके सामने 3/5। कोई डाउट नहीं है। अगर ऐसा कोई भी सवाल आपके सामने आता है, मैं इसका बहुत ही शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूं। यदि ऐसा कोई भी आता है तो नीचे वाली दोनों संख्याएं यानी 3 और 5, इनका या तो आप एलसीएम ले लीजिए या कोई भी ऐसी संख्या ले लीजिए जो इन दोनों से विभाजित होती हो। अगर एलसीएम की बात करें तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 15, लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो संख्या है वो 30 ले लेता हूँ, तो आपको बेहतर रूप से और समझ में आ जाएगा। यदि 5/3 जो संख्या है, पहली संख्या, उसे हम 30 से मल्टीप्लाई करते, गुणा करते, तो 30 से ये कट जाता आपका 10 बार और वो संख्या होती है आपकी यहाँ पर 50। कोई डाउट नहीं है? 5/3 से गुणा करने की बजाय वो कह रहा है कि गलती से 3/5 से गुणा कर दिया गया। कोई बात नहीं, आप एक बार करके देख लो तो यहाँ पर गलती से 18 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है? यानी सही संख्या जो है वो 50 आनी चाहिए थी, लेकिन गलती से वो संख्या आ गई है 18। तो कितना कम आ गया? तो हम कहेंगे कि कम कितना आ गया, तो यहाँ पर 2 तो ये और 30 ये, यानी 32 अंकों की गलती हो गई। कोई डाउट? 32 अंकों की गलती किस पर हो गई? 50 पर। तो 50 पर 32 अंकों की गलती से गुणा 100 से, 50 से आपका 100 दो बार कट गया और आपकी जो कुल गलती प्रतिशत में हो गई वो हो गई 64%। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ पर परिकलन का जो त्रुटि प्रतिशत है वो आपका 64% होगा। क्लियर दोस्तों? बढ़े अगले सवाल पर। चलिए अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो हम तो छोटे से शुरुआत करते हैं। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की 999, 4 अंकों की 9999 और 5 अंकों की 99,999, यानी एक एक 9 बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? अब बोला है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले ये देखो कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कब होगी। तो यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999, और जैसे ही आप उसमें 1 बढ़ाओगे तो वहां पर बन जाएगा 1 लाख। 1 2 3 4 5, यानी 1 के पीछे 5 शून्य लग जाएंगे। संख्याएं कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 1 लाख है ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। आ गई बात समझ? इनका अंतर ही तो देना है। तो ये तो सामने दिख रहा है कि 1 लाख में 99,999 जब आप कम करोगे तो आपके पास में बचेगा क्या? 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बी, मतलब ये जो बी ऑप्शन है वो थोड़ा ध्यान से देखना, पॉइंट 11 लिखा हुआ है, सॉरी। तो 01 यानी ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट होने वाला है। अगला सवाल घातांक का सवाल है, और घातांक का जैसे ही मैं ये सवाल देखता हूं तो मुझे फॉर्मूला याद आ रहा है, a की घात m की संपूर्ण घात n। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है, ब्रैकेट खुलते ही घातें आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो जैसे ही हम x की घात 4 की संपूर्ण घात 3 को खोलेंगे, ये हो जाएगी x की घात 4 गुणे में 3, या हम इसको लिख सकते हैं x की घात 12। क्लियर? तो x की घात 12 यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल, किसी वस्तु के दाम पहले 20% बढ़ते हैं
और फिर 20% घटते हैं तो मूल भाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन के अंदर मूल भाव लिखा है तो हम इसको मूल रूप से ही आपको समझा देते हैं। समझ लीजिए कि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है। यदि आप उस पर पहले 20% बढ़ाते हैं, 20% बढ़ाने का मतलब है कि उस वस्तु का अब जो मूल्य है वो 120 रुपये हो चुका होगा। यदि आप फिर से 20% घटाते हैं, 20 रुपये नहीं 20% घटाते हैं, तो इस बार जो कमी होगी वो 120 रुपये पर होगी। ये गलती मत कर देना आप। कई लोग क्या करते हैं, 120 कर देते हैं, वापस 100 कर देते हैं, कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो गलत है। तो 120 रुपये पे जब 20% की कमी होगी तो 20% की जैसे ही कमी होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो जो नया मूल्य आएगा वो आएगा आपका 96 रुपये। और 96 रुपये आएगा, पहले मूल्य था 100, अब मूल्य आया 96, यानी 4% की आपको वहां पर क्या हो गई है, कमी। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर 4% कम हो जाएगा। पेपर सॉल्यूशन है इसलिए पूरा इसमें नहीं बता पा रहा हूँ, डायरेक्ट छोटी विधि से आंसर निकाल रहे हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा है, प्रायिकता का सवाल है कि 2 सिक्कों को 2 बार उछाला जाता है। अगर हम बात करें तो एक सिक्का जो भी होता है, जो भी एक सिक्का होता है, उस एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कौन से होते हैं? 2 पहलू। 2 पहलू यानी एक सिक्के का पहलू हम कहते हैं हेड और एक को बोलते हैं टेल। आ गई बात समझ में? अब 2 बार यदि ये उछाला जाता है, 2 बार यदि ये उछाला जाता है तो इसके प्रतिफल कितने प्राप्त होंगे? यदि एक सिक्के को आप उछालोगे तो 2 बार उछलेगा, एक बार हेड एक बार टेल, दूसरा सिक्का भी 2 बार उछलेगा, यानी कुल 4 बार उछाला जाएगा। 2 सिक्के कुल 4 बार उछल जाएंगे। और उनको यदि 2-2 बार उछाला जाता है तो एक सिक्का 2 बार उछला, एक सिक्का 2 बार उछला, तो 2 बार हेड और 2 बार टेल, यानी कुल 4 बार। तो जो प्रतिफल आएगा वो आएगा आपका 1। क्लियर? तो यहां पर 5वें का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगला सवाल, कोसेक 60 का मान 2/√3, रटा रटाया क्वेश्चन है, 2 नंबर फोकट के हैं। अगला सवाल, किसी संख्या का 1/4, यानी किसी संख्या का जब हम 1/4 करते हैं तो हमारे पास में 72 आता है। तो x का मान यदि निकालना है तो ये 72 अपनी जगह है, नीचे वाला 4 गया आपका ऊपर, 1 आ गया नीचे, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, तो आपके पास में आंसर आएगा 288। उसका 3/2 डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं, 3/2, 2 से ये गया आपका यहाँ पर 14 और 4, 144 का गुणा 3 से होगा, 3 चौक 12 का 2, 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3, 1, 3 एकम 3 और 1 4, आंसर आएगा 432। यहाँ पर नहीं है तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? बढ़े आगे। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि शंकु का आयतन, तो जो शंकु होता है उस शंकु का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई r² h, और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपका पाई r²h। तो इसने सिंपल सा सवाल पूछा है कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कौन सा भाग है। तो बेलन का आयतन तो पूरा का पूरा पाई r² होता है, जबकि शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3, तो 1/3 भाग सामने दिख गया, तो आंसर यहाँ पर सी आपको राइट लगाना है और यही आपका आंसर होगा। क्लियर? हमारा अगला सवाल, यदि 2 क्रमिक कटौतियां 10% और 10% हो तो एक तुल्य कटौती कितनी होगी? सिंपल सी बात है, 100 रुपए की वस्तु है, पहले 10% कटौती यानी 90/100 और दूसरी भी 10% की कटौती यानी 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ऊपर के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट गया, नमा 81, यानी वस्तु मिली आपको 81 रुपए में। तो 100 रुपए की वस्तु आपको मिल गई 81 रुपए में, यानी आपको लाभ कितना हो गया? 19 रुपए का, या 19% की छूट हो गई, तो आंसर हो जाएगा इसका 19%। क्लियर? बढ़े आगे। अगला सवाल, यदि x अनुपात y 27:64 हो तो इनका घनमूल अनुपात क्या होगा? कोई बात नहीं, जो अनुपात आपको दिए हुए हैं इनका घन कर दीजिए, घनमूल कर दीजिए। ये लीजिए, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और यही आपका आंसर यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल मत घबराना।
अगला सवाल फिर से घातांक आ रहा है। 8 गुणे में 2 की घात 3 बराबर 2 की घात x और आपसे x का मान पूछा है। कोई डाउट? आधार बराबर कर दो। 8 को लिख दो आप यहाँ पर 2 की घात 3 और 2 की घात 3 पहले लिखा हुआ है। आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो 2 की घात 3 प्लस 3 यानी 2 की घात 6 और x का मान कितना आ जाएगा? 6। कुछ सवाल में था ही नहीं, बिल्कुल मूर्ख बना रहा था सवाल। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आंसर सी, आधार इंटू ऊंचाई। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, 4 पाई आर स्क्वायर बताया हुआ है, बिल्कुल क्लियर है। अगला सवाल 10.2, मैंने कहा था कि पॉइंट हटा दो। 102 का गुणा 21 से कर दो, सीधा पॉइंट हटाओ। 2 1 का 0 का 0, 1 का 1, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 2 4 1 2। अब पॉइंटों की बात करते हैं। पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 1, यहाँ पे 3, पॉइंट के बाद कुल 4 संख्या, पॉइंट के बाद में कुल 4 संख्या वैसे ही आ रही है सामने, तो ये हो गया 0.2142। तो आंसर डी जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। अगला सवाल, एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है। यदि एक व्यक्ति का मुख हम उत्तर की ओर बना भी देते हैं, समझ लीजिए आकृति को थोड़ा सा मैं सीधा बनाता हूँ, ऐसा मार्कर से बन नहीं रहा है। एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, 3 बार लगातार दाईं ओर, पहला दायां मुड़ गया, फिर वापस दायां मुड़ गया और फिर वापस दायां मुड़ गया, बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या पूछा है, उसका मुख किस दिशा में होगा? तो मुख जो है उसका पश्चिम दिशा में होगा, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। थोड़ा पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, फास्ट चलेंगे। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1 d1 इंटू d2 यानी विकर्णों का गुणनफल होता है। 1/2 हिंदी में लिख दूं तो विकर्णों का गुणनफल। क्लियर? तो 1/2 इंटू में 4 इंटू में 6, 2 से 6 गया आपका 3 बार और 4 दिया 12। कोई डाउट नहीं है, तो आंसर ए आपका राइट हो रहा है। अगला करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का सूत्र आयतन के जिस तरह की वस्तु से संबंध रखता है, तो वो मैंने अभी बताया था आपको कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो होता है वो शंकु का आयतन होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये ऑप्शन है ही नहीं, तो हम डी ऑप्शन यहाँ पर राइट करते हैं। हमारा सवाल आता है, एक रेखा के अंतिम बिंदु कितने होते हैं? ये आपने एक लाइन बनाई यहाँ पर और इस लाइन के आपने दोनों तरफ जो है ये 2 एरो बना दिए, तो ये हो गई आपकी यहाँ पर रेखा जो चलती जा रही है। यदि आपने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया और आपने कुछ इस तरीके से ये बनाया, तो ये हो गया आपका यहाँ पर किरण। क्लियर? और यदि फिर आपने एक यहाँ पे लाइन बनाई और उसको यहाँ पर आपने तोड़ दिया, तो ये है आपका यहाँ पर किरण और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर रेखाखंड, यानी आपने उसको खंडित कर दिया है, तोड़ दिया है। तो जब ये पूछा जाता है कि एक रेखा के अंतिम बिंदु कितने होते हैं, तो एक रेखा के अंतिम बिंदु नहीं होते हैं, तो आपका आंसर जो है वो डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला ACF H K और M। ABC, C के बाद में D और E आ रहा है, EFGH G H I J, मैं पूरा बता रहा हूं, IJK LM, तो यहां पर आएगा NO, तो ये P, फिर ये Q और यहां पर R, तो आंसर आएगा P और R, तो B ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा। चलिए अब आते हैं हमारे अंतिम सवाल पर। हमारा अंतिम सवाल श्रेणी का है और पूछा है कि इसमें आगे क्या आएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, 2 9 28 65 और 126। अगर हम देखते हैं तो बढ़ती हुई श्रेणी है और बढ़ती हुई श्रेणी के अंदर यहाँ पर 2 से 9, 9 से 28, 28 से 65 और 65 से 126 हो रहा है। तो देखते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। यदि योग की बात करूं तो बैठ नहीं रहा है, गुणा पे भी नहीं बैठ रहा है,
तो कुछ आइडिया लगाया मैंने, और वो आइडिया है कि 1 का घन करके यदि 1 जोड़ दिया जाए तो 2 आ जाएगा। फिर 2 का घन करके 1 जोड़ दिया जाए तो 2 का घन 8 और 1 9 आ जाएगा। वैसे ये आ जाएगा आपका 3 का घन प्लस 1 यानी 27 और 1 28। ये हो गया आपका 4 का घन प्लस 1 यानी 64 और 1 65। ये हो गया आपका 5 का घन प्लस 1 यानी 125 और 1 126। यानी सर अगली बारी जो होगी वो कहीं ना कहीं 6 का घन प्लस 1, तो 6 का घन 216 प्लस 1 यानी मेरा जो उत्तर है वो 217 आएगा। क्लियर? तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में आज का ये जो पेपर है 20 क्वेश्चन का मैथ का जो पार्ट है वो समाप्त हुआ। अगला साइंस का जो है वो शुरू होने वाला है। एक छोटी सी बात आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि रोज़ ये जो सवाल हो रहे हैं इन सवालों से आप जुड़े रहिए, इन सवालों को देखते रहिए। आपके यदि कोई प्रश्न है आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज दीजिए, वो सवाल भी मैं इस क्वेश्चन बैंक में ज़रूर डाल दूंगा, आपको हल करवा दूंगा। आपके साथ साथ जो भी आपके भाई और भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी लाभ पहुंच जाएगा। क्लियर? अब आगे की बात करते हैं। आगे की हमारी जो रणनीति ये रहेगी, जैसा हमने पहले कहा था कि जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। हम आपको दैनिक रूप से पेपर देते रहेंगे और ये हमारा जो वादा हमने किया है आप लोगों से, इसको हम निभाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। क्लियर दोस्तों? कल फिर मिलेंगे एक नए पेपर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, आइए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तोलक आप सभी को पता है 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। तो जो उत्तोलक है मतलब बहुत ही कम बल लगाकर किसी चीज को उठाना वगैरह, तो ये उत्तोलक होता है। और उत्तोलक है वो जो आपके बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी गतिशील पिंड का वेग दोगुना कर दूं, क्या कर दूं? वेग अगर दोगुना कर दे तब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बोला है। और गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी जिसे बोलते हैं 1/2 mv², है ना। और यहाँ पे किसको डबल करने की बात की जा रही है? वेग को दोगुना कर रहे हैं। मतलब यहाँ v की जगह पे मैं अगर सपोज करो पहले अगर 1 ले रहा हूं तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, लेकिन अगर मैं मान लो उसको डबल कर दूं मतलब 2, और 2 का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो आपके जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना गुना आ जाएगा? 4 गुना परिवर्तन हो जाएगा। 22 का जो ए ऑप्शन है आपका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक का नियम किससे संबंधित है? हुक भाई साहब ने जो नियम दिए थे वो किससे संबंधित है? वो आपके प्रत्यास्थता से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। ध्वनि तरंगें कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, या अप्रगामी या विद्युत चुंबकीय तरंग होती है? तो ध्वनि तरंगें हमेशा अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग है। और इसको सिंपल से याद रखने का है कि जो ध्वनि में ध आता है और अनुदैर्ध्य में भी ध आता है, तो ध्वनि तरंगें हमेशा कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन सी है? दूर संचार के लिए प्रयुक्त कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो दूर संचार में जो तरंगें होती है वो कौन सी होती है? माइक्रोवेव होती है। डी ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। जो वर्ग में है आपके आवर्त सारणी में जो 83 या उससे अधिक परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व है वो क्या करते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं। और वो अल्फा, बीटा और गामा तीनों प्रकार की किरणें उत्सर्जित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अस्थायी होते हैं और स्थायित्व पाने के लिए अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। ये अल्फा किरणें, ये बीटा किरणें और ये गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि तीनों प्रकार की किरणों का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है। मतलब किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या है वो सर्वाधिक होती है? तो आपका पोलोनियम है वो उसके समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है, वो आपके 27 होती है। और किसी किसी किताब में आपको 33 भी लिखा हुआ होगा, लेकिन जो करेक्ट है वो आपके 27 हो जाएगा। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या 27 होती है। अच्छा, बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और तीनों समस्थानिकों के जो नाम है वो अलग अलग होते हैं। ये एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के खून का पीएच
मनुष्य के खून का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। अच्छा 7.4 होता है, लेकिन ऑप्शन में जो दे रखा है वो होता है, ये बोल रहा है कि कम अम्लीय होता है या अधिक अम्लीय होता है। तो देखो जो ये आपकी पीएच स्केल है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 और यहाँ पे होता है 14, लेकिन जो पीएच मान इसका खून का है वो 7.4 दिखा रहा है, मतलब अम्ल तो है ही नहीं। तो ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन भी गलत। और 7.4 है मतलब ये यहाँ पे है और वो एकदम से कम सारी है। क्या है? कम सारी है। सी ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रासायनिक बंध के निर्माण में, रासायनिक बंध के निर्माण में होती है ऊर्जा में कमी होती है या बढ़ोतरी होती है, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो रासायनिक बंध के निर्माण में आपके हमेशा ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु। अगर आपको बिना रस्ट लगे या बिना जंग लगे लोहा चाहिए, ठीक है, तो ऐसा लोहा जिसपे जंग कभी लगे ही नहीं, तो वो किससे बनाई जाती है? तो वो आपके क्रोमियम से बनाई जाएगी। सी ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को समझाने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो जो लेमार्क थे उसने सबसे पहले जैव विकास को समझाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण कहा जाता है। जो आरएनए है उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और ये कहाँ पाया जाता है, या इसको राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन किसको कहा जाता है? तो ये राइबोसोम को ही क्या कहा जाता है? आपके राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के या फूल के जो नर और मादा जननांग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जननांग का युग्म पूछा गया है। तो पुष्प के अगर नर की बात करें तो नर में आपके पुमांग होते हैं, पुमांग, और मादा की बात करें तो मादा में आपके जायांग होते हैं। तो पुमांग और जायांग है वो पुष्प के नर और मादा जनन के युग्म होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और नाइट्रोजन किस विटामिन में होती है ये पूछा गया है। विटामिन आपके दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। जल के घुलनशील की बात करें तो बी और सी होता है, और वसा में बात करें तो ए, डी और ई और के होता है। और आपके अभी जो एग्जाम हुआ था किसका? आरएस का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था कि विटामिन जो जल के अंदर कौन कौन से घुलनशील है। तो जल के अंदर आपके बी और सी विटामिन घुलनशील होते हैं। और यहाँ जो बात की जा रही है कि किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है, तो आपके विटामिन बी के अंदर क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और लास्ट क्वेश्चन आज के साइंस का, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और यहाँ ऑप्शन में आपके पीयूष ग्रंथि नहीं दिया हुआ है, लेकिन पिट्यूटरी दे रखा है। और पिट्यूटरी जो है आपके पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम होता है, मतलब मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को भी कहते हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, मैं कलाल सर और मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ लेके जीके पेपर सॉल्यूशन। चलिए करते हैं शुरुआत पेपर की। पहला सवाल देखते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य रूप में गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर कब राज्य बनाया गया था? तो इसका जवाब होगा, वो होगा बी, 1953। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बनता है नया राज्य भाषा के आधार पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? इन चारों में से कौन सा मूल अधिकार में नहीं आता? समता का अधिकार ये मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मूल अधिकार है, लेकिन ये ऑप्शन सी है ना, नागरिकता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार में नहीं आता। और ये अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, नीति निर्देशक तत्व है वाद योग्य नहीं, कठोर लचील है। तो इसका जवाब होगा बी, वाद योग्य नहीं है, यानी ये अपरिवर्तनीय है। मतलब इसका ये होता है कि हम लोग इन चीज़ों की पालना नहीं होने पर हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी कार्रवाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत के सुदूरतम पूर्वी बिंदु का किस नाम से जानते हैं? तो साथियों, भारत का पूर्वी बिंदु उसका नाम है कीबितु। ऑप्शन ए राइट है। और ये आता है अपने अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सरकिक्र ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, सरकिक्र। और ये आता है गुजरात राज्य में। इंदिराकोल ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, और ये आता है जम्मू कश्मीर राज्य में। और इंदिरा पॉइंट ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और ये आता है अपने तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट सवाल, जलपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो साथियों, जलपला दर्रा स्थित है सिक्किम हिमालय में। ऑप्शन बी राइट है। और ये किस किस को जोड़ता है? ये जोड़ता है सिक्किम और भूटान को। सिक्किम और ये भूटान को जोड़ता है जलपला दर्रा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक आप जानते ही हो, ये स्थित है गोदावरी नदी किनारे। नासिक महानदी
इसके किनारे स्थित है कटक और संबलपुर। ये 2 जिले हैं जो आते हैं महानदी किनारे, और ये दोनों कहाँ पर है? उड़ीसा राज्यों में। ताप्ती सूरत है, कृष्णा ये इसकी जिला है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा जिला वो स्थित है कृष्णा नदी किनारे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है गुजरात। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट सवाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन ए राइट है। दमन ये दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी दमन है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। रायपुर ये राजधानी है छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? ये जुलाई का पहला सप्ताह यानी 1 जुलाई। नेक्स्ट सवाल, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। ए राइट है। नेक्स्ट सवाल, द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक है नेल्सन मंडेला। ए राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों वन महोत्सव की शुरुआत करने वाला है के.एम. मुंशी। ए राइट है। और गणेश महोत्सव की शुरुआत करने वाले बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट सवाल है, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक लेखिका कौन थी? तो ये है पीटी उषा। बी राइट है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कायद आजम के नाम से जानते हैं? तो ये है मोहम्मद अली जिन्ना, इनको बोलते हैं कायद आजम। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल अपना, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला। चलो साथियों, ये था मेरे द्वारा जीके पेपर सॉल्यूशन। जय हिंद।